नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाले में। आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन ऑस्ट्रेलिया। फिजिकल एजुकेशन की जो सीरीज हमारी चल रही है नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक है, क्योंकि हमने काफ़ी कंट्रीज़ के बारे में कवर किया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, डेनमार्क एंड सो ऑन, चाइना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया, यानी हिंदुस्तान के बारे में, कि यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन का क्या रोल रहा है, उसका कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री मेन हेडिंग्स। बहुत ज़्यादा वास्ट है इसका, तो इसलिए हमने इसको तीन भागों में डिवाइड करके समझेंगे हम इसे, ताकि अच्छे से हमें याद रहे। सबसे पहले है माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल एज, सेकंड है मॉडर्न पीरियड एंड थर्ड है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। तो चलिए फर्स्ट की बात करते हैं, माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल एज। इसमें क्या था? इट बिगिंस फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन थ्रू मुगल एम्पायर इन 1857 टिल ब्रिटिश एंट्रेंस, यानी कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से होकर मुगल साम्राज्य से होता हुआ और ब्रिटिश साम्राज्य तक का समय माना गया है। इसमें आगे और इजी समझने के लिए हमने 6 पार्ट बनाए हैं इसके, ताकि आप इजीली समझ सकें। तो सबसे पहला इसमें है इंडस वैली सिविलाइजेशन, साथ में इनका टाइम पीरियड भी मैंने लिखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज मोस्ट ग्लोरियस सिविलाइजेशन ऑफ एंशियंट टाइम्स इन हिस्ट्री, यानी इतिहास का ये सबसे वंडरफुल समय माना गया है सभ्यता को लेकर। अराउंड 3250 BC, आर्यंस from Central Asia migrated to India and settled on Indus banks. आर्यन जो थे नोमैडिक रेस, यानी घूमने फिरने वाले ट्रैवलर्स थे, और उन्होंने इंडस के किनारे पर आके अपना जीवन शुरू किया। आर्यंस वर टॉल, वेरी बिल्ट एंड हार्ड वर्किंग एग्रीकल्चरिस्ट, यानी बहुत लंबे तगड़े वो होते थे और खेती में भी कुशल थे। दे नो द वैल्यू ऑफ फिटनेस फॉर वर्क एंड फॉर वार, और उनको फिटनेस का मूल्य, वैल्यू बहुत अच्छे से पता थी कि फिटनेस काम के लिए भी अच्छा है और साथ ही साथ डिफेंस यानी वार के लिए भी बहुत ही अच्छा है, यानी कि फिटनेस की वैल्यू वो समझते थे। देवर स्किलफुल हॉर्समैन, यानी अच्छे घुड़सवार थे, और वेपन्स बनाने में वो बहुत ही कुशल थे। दे वर प्रोफिशिएंट इन बॉडी मसाज विद ऑयल, और ऑयल मसाज करने में भी वो बहुत ही कुशल थे, उनको अच्छा लगता था। इवन एविडेंस ऑफ ग्रेट बाथ्स वर फाउंड फ्रॉम एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, यहाँ तक कि उनके बहुत बड़े स्नानागार थे, जिसका पता हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से भी पता चला है। द सोसाइटी वर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उनके यहाँ भी ये 4 वर्ण थे, लेकिन आजकल जो हमारे कास्टिज्म है वैसा नहीं था, ये काम के आधार पर ये डिवाइड किए गए थे। यानी जो ब्राह्मण कर्म कांड का जो विषय है वो ब्राह्मणों को दिया गया था, युद्ध का क्षत्रिय को, इस हिसाब से। एजुकेशन वॉज नॉट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, और फॉर्मल एजुकेशन का यहाँ कोई प्रोविज़न नहीं था, कोई स्पेशल इंस्टीट्यूशंस वगैरह नहीं थे। योगा एंड प्राणायाम वर बिलीव्ड एज इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। देखिए, योगा और प्राणायाम का जो बोलबाला है वो कितने पुराने समय से चला आ रहा है, और इसकी वैल्यू हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसकी वैल्यू आज भी नहीं समझते हैं, इसकी कदर आज भी नहीं करते हैं, उनको कुछ ना कुछ जीवन में हर्जाना भुगतना पड़ता है। आगे देखते हैं, बॉक्सिंग, पंचिंग, या बॉक्सिंग का या पंचिंग वर प्रैक्टिस्ड एज लेजर टाइम एक्टिविटी, खाली समय का जो वो टाइम पास करते थे वो इस एक्टिविटी में करते थे। हाउ एवर मार्बल्स, बॉल्स, डाइजिस, यानी कि कंचे खेलना और पासे वगैरह जो है वो फन के लिए इस्तेमाल करते थे। चिल्ड्रन लव्ड एंड एंजॉय टॉयज, कार्ड्स, एनिमल, बर्ड टॉयज, बेक्ड क्ले टॉयज, टेराकोटा टॉयज, और बच्चे ये अलग अलग मटेरियल के खिलौनों से खेलते थे। पीपल वर मैरी मेकर्स एंड लाइक डांसिंग, सिंगिंग, गैम्बलिंग एटसेट्रा, और जैसा कि कहते हैं ना, खाओ पियो ऐश करो, वैसे लोग थे वो। तो नाचने कूदने और जुआ खेलने में वो बहुत इंटरेस्ट रखते थे। सेकंड जो हमने डिवाइड किया वो था वैदिक एज,
टाइम पीरियड मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है। नाउ आर्यंस माइंड स्विच टुवर्ड्स एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। और जो आर्यंस थे धीरे धीरे वो पढ़ाई की तरफ, आध्यात्मिक की तरफ जाते जा रहे थे। वैदिक एजुकेशन अकम्प्लिश्ड इन गुरुकुल एंड ऋषि मुनि जो थे वहां पर टीचर थे। एम ऑफ एजुकेशन वाज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी, यानी अध्यात्म, एक इंडिविजुअल में अध्यात्म को पैदा करना उनका मेन उद्देश्य था शिक्षा का। एंड रीच अप टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज, और ज्ञान का जो सबसे टॉप लेवल था वहां तक पहुंचना उनका उद्देश्य था। दे फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। और वो किस आदर्श को फॉलो करते थे, किस सिद्धांत को मानते थे वो, कि सादा जीवन रहना और उच्च विचार रखना। हर्बर्ट स्पेंसर ने भी कहा है वैदिक एजुकेशन के बारे में, ट्रेनिंग फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ लाइफ, यानी कि जो ये युग था या यहाँ की जो एजुकेशन थी उसका मेन मकसद था कि जीवन में पूर्णता को जो है रोल देना, या जीवन को पूर्ण बनाना ही जो है एजुकेशन का पर्पस था। काया साधना, स्ट्राइविंग फॉर फिजिकल परफेक्शन। काया साधना का मतलब है पूरी तरह से परफेक्ट, शारीरिक परफेक्शन, फिजिकल परफेक्शन was an integral part of Vedic education. Pranayam, Surya Namaskar, and Yogasana were practiced for health, fitness, and well-being of mind, body, and spiritual attainment. माइंड, बॉडी और स्पिरिट, ये सब के लिए इन फिटनेस, योगासन वगैरह की प्रैक्टिस करना जरूरी है, वो मानते थे। वार स्किल्स वर प्रैक्टिस एज ए स्पोर्ट्स, और जो युद्ध से रिलेटेड जो स्किल्स थी उनकी भी प्रैक्टिस की जाती थी, उसको एज ए मतलब एक खेल के रूप में उसकी प्रैक्टिस की जाती थी। ओपन कॉम्पिटिशन्स भी यहाँ पर होते थे, वो स्ट्रेंथ, स्किल और फिजिकल एबिलिटी को चेक करने के लिए होते थे, और साथ साथ उनसे रिक्रिएशन भी वो करते थे। थर्ड जो है टाइम पीरियड, फर्स्ट में माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल एज में थर्ड पार्ट है हिस्टोरिकल एज। Two great Indian epics, Ramayana and Mahabharata, were composed by great sages Valmiki and Krishna Dwapayan व्यास। इनको वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। दो महाकाव्य लिखे गए, रामायण और महाभारत। और जो ये ऋषि मुनि थे वो किसी ना किसी क्षेत्र में बहुत निपुण थे। अखाड़ा यानी रेसलिंग पिट्स वर फाउंड इन अबंडेंस, बहुत ज्यादा मात्रा में थे, या मेन यही स्पोर्ट्स था उस समय। दे यूज्ड मैनी एक्टिविटीज फॉर फिटनेस, हेल्थ एंड माइंड। अब फ्रेंड्स आजकल भी रामायण और महाभारत गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है दूरदर्शन पे, तो इसके बारे में आपने अगर देखा हो, यहाँ पर रेसलिंग बहुत ही फेमस था, गदा चलाना, तलवारबाजी, तीरंदाजी, ये सारे स्पोर्ट्स बहुत ही यहाँ के माने हुए हैं। और इन दो महाकाव्यों का आई थिंक बारे में आपको पता ही होगा, तो ज़्यादा जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अर्जुन थे वो महान धनुर्धारी थे, भीम महान गदाधारी थे, और इसी प्रकार से और बहुत सारे योद्धाओं का नाम आपको पता ही होगा, तो इसमें ज़्यादा लंबा मैं नहीं जाऊंगी। आगे बात करते हैं हम। फोर्थ जो टाइम पीरियड था मैथोलॉजिकल में, वो था अर्ली हिंदू पीरियड। चाणक्य, नंदा डायनेस्टी, मौर्यन एम्पायर, बुद्धिज्म, जैनिज्म जो थे इस समय के मुख्य रोल प्लेयर्स रहे हैं। मेन सेंटर्स ऑफ फॉर एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन वर तक्षशिला और नालंदा। ये जो इंस्टीट्यूट थे इस समय के मेन, इनका योगदान रहा था फिजिकल एजुकेशन में और एजुकेशन में। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तक्षशिला। तक्षशिला जो था वो गांधार की कैपिटल था। गांधार वर्ड महाभारत के समय भी आया है, बता सकते हैं? यस। शकुनी जो हस्तिनापुर आ गए थे उसको बर्बाद करने के लिए अपनी बहन गांधारी के साथ, वो गांधार नरेश थे, यानी गांधार के ही थे। फेमस किस चीज के लिए था वो? लर्निंग के लिए, और उसमें स्पेशली मेडिसिन, और उज्जैन जो जगह थी वो एस्ट्रोनॉमी के लिए। जीबक, पाणिनि, कौटिल्य, ये सब उस समय के महान स्टूडेंट रहे हैं, यानी ये जो थे वो तक्षशिला इंस्टीट्यूट से पास आउट थे। जीबक क्या थे? मेडिकल एक्सपर्ट। ये क्या है, राजा मगध के समय के ये मेडिकल एक्सपर्ट थे। पाणिनि जो थे ग्रामर में बहुत ही एक्सपर्ट थे, उनका कोई मुकाबला नहीं था। और कौटिल्य एक महान अर्थशास्त्री थे। तो ये सारे यहीं के पास आउट हैं, यहीं के एलुमनाई थे। स्टूडेंट्स वर trained for military training, wrestling, archery, mountaineering, mountain climbing, swimming, sword fighting, etc. The medical and law school at Takshila were known for excellence. और ये लॉ और मेडिकल स्कूल तक्षशिला के जो हैं अपने ख्याति फैला चुके थे, ये बहुत प्रसिद्ध थे इवन टुडे ऑल्सो।
Nalanda, around 10,000 students and teachers from across the India and other part of world were members here. दूसरी कंट्री से भी लोग यहाँ आते थे, जैसे चाइना, कोरिया, श्रीलंका वगैरह से पढ़ने आते थे। योग शास्त्र, योग, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार वर प्रैक्टिस्ड किसके साथ साथ? रिलीजियस, साइंटिफिक, स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिक कोर्सेज के साथ साथ ये सारी पढ़ाई यहाँ पर होती थी। स्टूडेंट्स लिव्ड अ स्पार्टन लाइफ देयर, जैसे स्पार्टा में थोड़ा सा टफ लाइफ जीते थे, वैसे ही नालंदा में ऐसा ही टफनेस फॉलो की जाती थी। फिफ्थ पीरियड है मैथोलॉजिकल का, लेटर हिंदू पीरियड। अर्ली हिंदू आया है तो आपको इजी याद रहेगा कि उसके बाद लेटर भी आएगा। Gupta dynasty kings, Islamic influence, Rajput were part of this period. This period is known as the age of chivalry. Chivalry मतलब politeness, courtesy, नम्रता के लिए युग जाना जाता था। राजपूत प्लेड मेजर रोल, इस समय में उन्होंने बहुत ही खास अहम भूमिका निभाई थी। दे बिलीव फिजिकल फिटनेस वाज रिक्वायर्ड फॉर वार एंड वर्क, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। फिजिकल फिटनेस को वो युद्ध के लिए और काम के लिए मेन मानते थे, मेन प्रैक्टिस उसकी करते थे। राजपूत चिल्ड्रन इंक्लूडिंग गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स यानी दोनों ही फॉर्मल और इनफॉर्मल ट्रेनिंग लेते थे। किस चीज़ की? ड्रैगर यानी कि चाकू टाइप होता है ये, आपको आप टेबल नाइफ भी इसको बोल सकते हैं, वो चलाने की, स्वॉर्ड फाइटिंग की और जेवलिन की, डिफेंस के लिए, अपनी रक्षा के लिए और खेल के उद्देश्य, यानी इसको एज ए स्पोर्ट्स मानकर भी गर्ल्स बॉयज दोनों को फॉर्मल इनफॉर्मल ट्रेनिंग इसकी मिलती थी। दे फॉन्ड ऑफ रिक्रिएशनल गेम्स, और रिक्रिएशनल गेम्स के तो बहुत ही वो आप कह लीजिए क्रेजी थे। शतरंज यानी अभी जो चेस जिसको हम बोलते हैं, राजपूत का वो एक फेमस स्पोर्ट्स था। युद्ध और शतरंज के लिए राजपूत जाने जाते थे, उसके लिए वो पागल थे। इवन दे लर्न लेसन ऑफ वार बाय प्लेइंग इट, इवन चेस की जो चालें वो चल कर अपने युद्ध कला में भी निपुण होते थे कि युद्ध में भी कैसे कैसे हमें चालें चलनी है। सिक्स पीरियड ऑफ हिस्टोरिकल एज और मैथोलॉजिकल एज इज द मुस्लिम और मुगल पीरियड। This era was marked by social struggle, wars, economic strife and destruction of native culture. जो नेटिव कल्चर था, संस्कृति थी, उसके विध्वंसक के लिए जाने जाते हैं और युद्ध भी यहाँ पर मेन था। For learning elementary and secondary schools, मदरसा, इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस वर ग्रोन अप। उसकी जगह उन्होंने हिंदू ट्रेडिशन, कल्चर और एजुकेशन को पूरी तरह से एक तरफ कर दिया था। हिंदू इंस्टीट्यूशंस टॉट इन संस्कृत और मदरसा जो थे वो अरेबिक और पार्सियन में पढ़ाए जाते थे। कुछ जगह पर हिंदू इंस्टीट्यूशंस थे, लेकिन उनका पर्पस था कि इसको हटा दिया जाए, इसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए। डिफरेंट वेट्स एंड क्लब्स ऑफ वेरियस साइजेस वर यूज्ड फॉर प्रैक्टिसिंग एक्सरसाइजेस। यहाँ पर फ्रेंड्स क्लब्स का मतलब इंस्टीट्यूशंस नहीं है। क्लब, इंडियन क्लब एक तरह से बॉटल शेप के जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट होते थे, और जो बड़े साइज के क्लब्स हैं, अगर मैं याद दिलाऊं, उसको मुगदर बोलते थे, और ऐसे ऐसे उनकी प्रैक्टिस करते थे ताकि शोल्डर्स और अपर बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो जो अलग अलग तरह के वेट्स और क्लब्स यूज किए जाने लगे एक्सरसाइज पर्पज से। बॉडी मसाज भी यहाँ पर काफी फेमस थी। अखाड़ा भी बहुत फेमस थे। अखाड़ा यहाँ मतलब जहाँ पर कुश्ती की, रेसलिंग की प्रैक्टिस की जाती है, और वो करवाते थे उस्ताद, यानी उस समय जो प्रैक्टिस करवाते थे रेसलिंग की, उसको टीचर ना कहकर वो उस्ताद बोलते थे। उस्ताद यानी कि हमसे ज्यादा जो एक्सपर्ट है वो, यानी इस चीज में जो रेसलिंग में जो एक्सपर्ट है उसको उस्ताद बोलते थे। हिंदू कम्युनिटी जनरली प्रैक्टिस योगा एट होम। दंगल वर ऑर्गेनाइज्ड इन विलेजेस। दंगल आपको पता ही होगा, दंगल मूवी में देखा होगा, यानी कि एक तरह का फील्ड तैयार करना रेसलिंग कंपटीशन के लिए, उसको दंगल बोलते हैं। फेमस एंशियंट इंडियन स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप एक नजर मार लीजिए इसमें। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है सेकंड, यानी मॉडर्न पीरियड और ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इसमें आ गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया अपॉइंटेड सेवरल कमिटीज एंड कमीशंस टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन, लेकिन फिजिकल एजुकेशन का उन्होंने करिकुलम में कोई भी स्थान नहीं दिया था। इन 1882 इंडियन एजुकेशन कमीशन रिकमेंडेड that physical training should be promoted to enhance native games, drill, gymnastic and other exercises according to the classes in schools। और ये जो कमीशन बना था, इसने थोड़ा सा फिजिकल एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया था कि स्कूल करिकुलम में कैसे लगवाया जाए। दिस एनकरेज स्टूडेंट्स टू टेक फिजिकल एक्टिविटीज एज इंजॉयबल, और इस कमीशन ने लागू होने के बाद थोड़ा मोटिवेट किया स्टूडेंट्स को कि फिजिकल एजुकेशन या एक्टिविटीज को कैसे एंजॉय किया जाए, कैसे कैसे ऑप्ट करनी है। द स्वीडिश एंड जर्मन जिम्नास्टिक सिस्टम केम टू इंडिया, किसके द्वारा? ब्रिटिश आर्मी के द्वारा।
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है 1927 यानी 1927 में बना, IOA जिसको बोलते हैं। और उसने ब्रिटिश इंडिया हॉकी टीम को भेजा एम्स्टर्डम ओलंपिक्स इन 1828 में, जिसके अच्छे रिजल्ट भी रहे। और हॉकी का जो बोलबाला था उसके फलस्वरूप हमारी जो इंडियन हॉकी थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी पहले, और कंटिन्यू उसने 7 to 8 ओलंपिक जीते भी हैं। फ्यू इंडियन प्रिंसली स्टेट्स सपोर्टेड रेसलिंग, पोलो, क्रिकेट, एथलेटिक्स एक्सेट्रा। और कुछ जो राज्य थे हमारे यहाँ पर, राजशाही जो थे, उन्होंने काफी स्पोर्ट्स को प्रमोट भी किया था। इवन सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन मेड बाय प्राइवेट स्पोर्ट्स क्लब्स, व्यायामशाला, अखाड़ा, क्रीड़ा मंडल एक्सेट्रा, इन्होंने भी काफी रोल प्ले किया ट्रेडिशनल फिजिकल एजुकेशन को आगे बढ़ाने में। आगे इस समय की बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या था। इन 1920 with the opening of teacher training college, formal and organized physical education became true। ये जो था एक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज खोला गया YMCA, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन कॉलेज के नाम से। कहाँ पर? मद्रास में। खोला किसने था? ये अमेरिकन क्रिश्चियन थे, ये मिस्टर HC बक। अब थर्ड युग की बात करते हैं, थर्ड पीरियड की। वो एक्सक्यूज मी वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट, यानी कि आज़ादी के बाद का समय। बहुत ही खुशी का समय था ये। इन 1947 विद द सनराइज ऑफ इंडिपेंडेंस, एजुकेशन वाज इन डिसऑर्डर। एजुकेशन थी वो पूरी तरह से कोई ऑर्डर में नहीं थी, इधर उधर थी, अव्यवस्थित थी वो। एंड मैनी चैलेंजेस अहेड, बहुत सारे जो है चुनौतियां आगे थी। इन 1968 द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज डिक्लेयर की गई। फर्स्ट पॉलिसी में क्या क्या था, क्या क्या वादे थे, क्या क्या मेन उद्देश्य था? राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल, स्पोर्ट्स एंड गेम्स should be developed on large scale with the objective of improving physical education, physical fitness and sportsmanship। लेटर जो डेवलपमेंट है वो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है, मैं डीप में नहीं जाऊंगी, इनके बारे में आप अलग भी पढ़ सकते हैं। और अगर मुझे आगे मौका मिला तो मैं इनके लिए अलग से स्लाइड भी प्रिपेयर करूंगी। जस्ट एक नज़र आप मार लीजिए इस पे। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, ये मैं कहूँगी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रही है और इसका रिवीजन भी हुआ है 1992 में। ये हम सबको एज ए टीचर पढ़ना चाहिए, इवन स्टूडेंट्स को भी पढ़ना चाहिए। ये हमारे एजुकेशन की बहुत ही अहम पॉलिसी है, हमें इसकी नॉलेज जरूर होनी चाहिए। आगे है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ये पटियाला में खोला गया। पहले इसका नाम NIS था, बाद में नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पड़ा। बाद में इसको साई वगैरह से भी अटैच कर दिया गया। NCC, देन कैपफर का मतलब है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। उसके बाद जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, LNCPE, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन तिरुवनंतपुरम में खोला गया। और ये सारे जो हैं संस्थाएं हैं, पॉलिसीज़ हैं, इन्होंने फिजिकल एजुकेशन को बहुत आगे बढ़ाया हमारे हिंदुस्तान में। और यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगी, जो प्रेजेंट LNIP है ग्वालियर में, ड्रीम्स यूनिवर्सिटी है, आप सब जानते ही होंगे क्योंकि आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, मैं वहीं की पास आउट हूँ। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, हम कुछ मैंने ओके मैं समरी यहाँ पर बताती हूँ, टर्म्स आएंगे वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी। जो टोटल जो हमारा था जो हेडिंग्स हमने पढ़ी हैं एक समरी के रूप में मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि आप इजीली रिवाइज कर सकें। सबसे पहले मैथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल एज में हमने 6 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा था, वो सारे यहाँ लिखे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, वैदिक देखिए आप इजी भी कर सकते हैं याद इसको, इंडस वैली, वी से आगे आएगा वैदिक। वैदिक क्या था? पुराना समय था, यानी हिस्टोरिकल एज। ठीक है, उसके बाद आएगा हिस्ट्री से हम हिंदू पीरियड में पहुंचे, लेटर एंड अर्ली हिंदू पीरियड, और बाद में हिंदू के बाद आगे मुसलमान पीरियड। और सेकंड जो है मुसलमान के बाद M से ही होगा मॉडर्न पीरियड। और मॉडर्न के जब मॉडर्न आ गया ब्रिटिशर्स का तो उसके बाद हमें आज़ादी मिली, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। ऐसे करके भी आप याद कर सकते हैं। आगे हमारा है कुछ मेजर टर्म्स मैंने यहाँ पर मेंशन की है उसके बारे में, तो वो है आपके सामने ये कि गुरुकुल किसको बोलते हैं, अखाड़ा किसको बोलते हैं। जो हरियाणा के होंगे उनको ये टर्म्स बहुत अच्छे से आती होगी, लेकिन और बाहर के भी लोग हैं जो मेरे यूट्यूब से चैनल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी मैंने यहाँ पर रख दिया है।
ये ज़रूरी नहीं है कि हमें आती है, फिर भी एक रिवीजन है और ये एमसीक्यू का एक काम करेगी। इसलिए यहाँ पर ये एक्चुअली जो वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेंदी है, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से एमसीक्यूज़ नहीं डाले हैं। बट ये एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बन रहा है कि गुरुकुल क्या है, अखाड़ा क्या है, उस्ताद किसे बोलते हैं, दंगल किसे बोलते हैं, दंड बैठक का क्या मेन इंग्लिश में नाम है। दंड बैठक से हम कई बार कंफ्यूज होते हैं, हम स्क्वाट्स भी इसको बोलते हैं। दंड मीन्स डिप्स एंड बैठक मीन्स स्क्वाट्स। यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट जरूर करिए और लाइक भी करिए, मुझे पता चलता रहेगा कि आप बहुत अच्छे से इसको देखते हैं। और लाइक करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि यस, आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।